नमस्कार, एक्सेलसियर न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी वैसे तो रियासत ही अब यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जमातें हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, पिछले साल एक नई जमात वजूद में आई थी जिसका नाम है नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट। उसके फाउंडर और चेयरपर्सन संजय कुमार जी आज हमारे साथ हैं। संजय कुमार जी पिछले 3 दशक से पब्लिक लाइफ में हैं और फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं। हम उससे आज पूछने का ये प्रयास करेंगे कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज बाकी पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंस क्यों है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने का। संजय कुमार जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आप पिछले 3 दशक से काम कर रहे हैं पब्लिक लाइफ में। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स आप जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने का, क्योंकि यहाँ तो पहले ही काफ़ी सियासी जमातें हैं। ऑब्जेक्टिव पहला तो ये था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ एक पॉलिटिकल मंच की, एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले से जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ थीं उनको लेके ट्रस्ट डेफिसिट एंड क्रेडिबिलिटी का फैक्टर पूरे जम्मू कश्मीर में था। तो एक तो उसको एड्रेस करना था। दूसरी बात थी कि जम्मू कश्मीर की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने एक मिशन के तौर पे पहले से काम कर रहे थे, लेकिन लगा कि नहीं, अब इसको फॉर्मल तरीके से लोगों के बीच जाकर करना है। और वो मिशन था कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से वायलेंस फ्री, करप्शन फ्री एंड एडिक्शन फ्री किया जाए। आपको जानकर खुशी होगी, यही मेरी पार्टी का एक तरह से मैनिफेस्टो भी है और यही मेरी पार्टी का एक तरह से मिशन स्टेटमेंट भी है। और हम इन तीनों मुद्दों को ही लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं। आपको ज़रूर से पता होगा कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, खासकर पूरे कश्मीर वैली की ड्रग के खिलाफ एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाने को लेके जम्मू कश्मीर में पदयात्रा किया है, रैलियाँ निकाली हैं। उसके बाद एकाएक ड्रग को लेके और ड्रग से हो रही हानि को लेके सरकार से लेके सामाजिक संगठनों तक ने बात करनी शुरू कर दी है। तो ये हमारा मकसद था। संजय जी, आपने जिस तरह से बताया कि आफ्टर 370 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति एक ट्रस्ट डेफिसिट जम्मू कश्मीर में रहा है, कब उससे पहले भी काफ़ी रहा है। आप ड्रग्स को लेकर काम कर रहे हैं। अब और कई मतलब आप तो हमारी मरकज़ की सरकार और इवन के यूनियन टेरिटरी वेरी सीरियस इसको काउंटर करने के लिए है, क्योंकि एक बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई है। पर जम्मू कश्मीर ड्रग्स इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक फैक्टर है, मैं उसको डिस्काउंट नहीं करता। कश्मीर के अंदर जो बाइंड्री है अस वर्सेस देम, जो एक बाइंड्री थी आर्टिकल 370 को लेकर एक माइंडसेट था, उस बाइंड्री को ख़त्म करने के लिए ताकि कश्मीर मेन स्ट्रीम इंडिया का अपने आप को हिस्सा मान सके, उसको लेकर आपकी जमात क्या काम कर रही है? देखिए, मैं शायद आप इसको कैसे लेंगे, मैं हजारों लोगों के साथ पिछले 2 दशकों में इंटरेक्ट किया हूँ। मुझे लगता है कि आए दिन यहाँ के राजनीतिक जमातों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा है, नहीं है, क्या होने को है, एक नैरेटिव बनाया है। और इस नैरेटिव का असर सच में लोगों के ऊपर हुआ भी है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई जो इस नैरेटिव को तोड़ सके, क्योंकि प्रॉब्लम अगर नैरेटिव बनाने का पॉलिटिकल था तो सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, इसके प्रेसिडेंट, उनके लीडरशिप में लाल चौक से लेकर करीब करीब जम्मू कश्मीर के सारे ज़िलों में इस पे अच्छे से उन्होंने तकरीर किया, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सभाएं की, सेमिनार की। कहीं भी ये बात लोगों के बीच से निकल के नहीं आया कि हम जम्मू कश्मीर, हम भारतवर्ष के अनन्य हिस्सा नहीं हैं, बल्कि सबको लगा कि उनको एक मंच मिला है जिस मंच के माध्यम से पूरे भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत के विकास और भारत की प्रगति के लिए वे लोग काम करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात को लेके लगता है कि एक नैरेटिव ज़्यादा है, सच्चाई तो कम है। यानी कि आपका कहना है कि एक मेंटल ब्लॉक बना दिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो नैरेटिव बनाया था। राइट वर्ड आपने यूज किया, मेंटल ब्लॉक बना दिया। एक मेंटल ब्लॉक बना था। हालांकि वो फिजिकल एंड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल स्पेस तो इंडिया में थी, पर मेंटल स्पेस उनकी एक बाइंडरी बना दी थी जिसको आप वो टूटी है, आफ्टर 370 टूटी है। पर आप जैसे लोगों के बीच में जाते हैं तो आपने कहा कि लोगों अब एक एक्सेप्टेंस हो रही है। वो एक्सेप्टेंस टू बी ए पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया
बाय कमिंग आउट ऑफ दैट ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक, वो उसको आपकी पार्टी किस तरह से उसको क्रिस्टलाइज कर रही है ज़मीन पे सर? ये देखिए, हम जानबूझ के नहीं करने जाते कि हम जम्मू कश्मीर को, खासकर कश्मीर के आवाम को भारत के मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये पूरा मुख्य धारा ही है। इस पार्टी की एक अलग की विशेषता ये है कि इस पार्टी में ऑफिस बियरर कोई भी वे नहीं है जिनका पहले से कोई सियासी बैकग्राउंड हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। हम लोगों ने जानबूझ के इस तरह की बात रखी। अब जो नए लोग आ रहे हैं जिनका पहले से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो बाकी आम लोग भी, कॉमन लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और जब जुड़ते हैं, बात करते हैं, आपस में जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो लगता है कि जो एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे जो बनाई गई थी वो कहीं नहीं है। सब लोग व्यवहार में जीना चाहते। आर्टिकल 370 हटने का एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि आम लोग कहते हैं कि उस आर्टिकल के बारे में वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। उसके रहने नहीं रहने का कोई फ़र्क नहीं है, नहीं भी है तो डेवलपमेंट हो रहा है। प्रशासन करीब करीब प्रोएक्टिव है, उनकी बातों को सुनी जाती है। रोड बन रहा है, स्कूलें खुल रही है, हड़ताल नहीं हो रहा है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। तो आम लोग उस नैरेटिव के या उस मैन्युफैक्चर्ड आइडियोलॉजी के हिस्सा कहीं ना कहीं बन गए थे, या उनको लगता था कि शायद बात वही है। लेकिन सच पूछिए, उसको अलग से एड्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। समय ने भी हालात को बहुत उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ को लोगों को लगता है कि हमको अब आगे बढ़ के पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना होगा। संजय, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ वो ये है, जैसे आर्टिकल 370 वो आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप में विदर्ड अवे हो गया एक तरह से। उसको हालांकि पॉलिटिकल कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, वो अलग बात है, बट एक पॉलिटिकली विदर्ड अवे हो गया। एक जो का मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव वो भी आहिस्ता आहिस्ता विदर्ड अवे हो रहा है, काफ़ी हद तक हो भी चुका है। अभी कमिंग, अब इसको हम लेट्स नॉट गो बैक, हम इसको लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। आपकी जमात, जिस तरह कहा कि आपकी जमात जो है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो कोई पहले कोई पॉलिटिकल बैगेज वाले ना हो जो उसमें आए, यानी कि एक इन्फ्यूज न्यू ब्लड जो लेना चाहते हैं, यानी कि एक आम आदमी उसमें एक अपनी भागीदारी समझ सके। तो इसको लेकर आपकी जमात को कितनी सक्सेस मिल रही है और आपकी पार्टी के ऊपर लोग विश्वास क्यों करें? क्योंकि वहाँ पे आपका कश्मीर में अगर हम बात करें तो एनसी का तो काफ़ी बड़ा होल्ड है। तो व्हाई शुड पीपल शुड ट्रस्ट दिस न्यू पॉलिटिकल पार्टी? जैसा कि मैंने पहले भी बोला और आपने रिपीट भी किया कि एक तो पहली पीढ़ी जनरेशन है जो इस पॉलिटिकल पार्टी में है और वे सब लोग मिलकर इसको चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट के लिए ये ज़्यादा ये है। दूसरा ये है कि अगर आज हम लोग ड्रग के खिलाफ, ड्रग एडिक्शन के खिलाफ रैलियाँ निकाले, पदयात्रा की, तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोल के जो बच्चे ड्रग में हैं उनको डी एडिक्ट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी को ड्रग फ्री कैंपस बनाने को लेकर भी काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे अवेयरनेस भी ये कर रहे हैं। दूसरी बात है कि करप्शन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म से करप्शन एंड उन पार्टियों के द्वारा की गई करप्शन के ऊपर कोई खुलकर नहीं बोलता था। आज हम लोग उस बारे में बोल भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। मेन मुद्दा पता है क्या है? हमने कभी नहीं कहा कि हम अगले इलेक्शन के लिए पार्टी बनाए हैं और इलेक्शन जीतना हमारा पर्पस है। हम बराबर लोगों से यही बात करते हैं कि हम अगली पीढ़ी को लेकर कंसर्न हैं। हम आपको जैसा जम्मू एंड कश्मीर मिला, क्या आप अपने बच्चों के लिए वैसे ही जम्मू कश्मीर छोड़कर जाना चाहते हो? लोग इससे जुड़ते हैं। लोगों को लगता है कि आज आप देखिए ना, ड्रग आप बोल रहे हैं लेकिन ड्रग एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। ये अगर इसी तरह से जारी रहे तो शायद टेररिज्म से भी 10 टाइम्स बड़ा डिस्ट्रक्टिव इसका नतीजा आने वाले समय में निकलेंगे। तो लोगों को लगता है कि कोई तो आया जो इस मुद्दे को उठा रहा है, हमारे बच्चों के लिए कंसर्न रखता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर कंसर्न रखता है, अगले इलेक्शन को लेकर कंसर्न नहीं रखता, बराबर पे बैठकर बात करता है, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, अपनी जज्बात को शेयर कर सकते हैं। ये बात तो है इस पार्टी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कहीं ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कश्मीर है तो ये जम्मू है तो अलग है तो वहाँ है, नहीं, ऐसा कोई नहीं। हम सब एक हैं और इस पूरे इस देश के हिस्सा हैं
और हम सबकी बराबर की भागीदारी है इस देश को अगले पायदान तक लेकर जाने की। जिस तरह से आपने कहा कि आप एक नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ आपकी आंख नहीं है, आप तो अगली पीढ़ी और उसके आगे की पीढ़ी के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हम पहले बात करते, यू वांट टू ब्रिंग पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यस, जो जम्मू कश्मीर में हो रही है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी को संजय जी मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, हालांकि अगर हम एज पर डेटा वायलेंस कम हुई है, बट वायलेंस इज नॉट गॉन अवे। इन कन्फ्लिक्ट सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट सो इजी जॉब। आप मेरे से ज़्यादा इसको समझते रहते हैं। तो कन्फ्लिक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बीच में एक आ जाती है रेजोल्यूशन। तो अब इन रेजोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं रिजोल्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ही कहता हूँ। आप यहाँ 5 पीढ़ियों से आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जम्मू शहर में, जम्मू शहर में, हाँ जम्मू शहर में रह रहे हैं। आज तक आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ मिली थी जिसने जम्मू कश्मीर को हिंसा मुक्त करने को अपने पार्टी का मेन एजेंडा और मुद्दा बनाया हो? नहीं। वो तो बीजेपी कहती थी सर। नहीं, कहने की बात और है और लोगों के बीच जाकर उस बारे में एक माहौल बनाने की बात और है। मैं कहने पे नहीं जा रहा हूँ और न किसी पार्टी के इंटेंशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। हम लोगों ने लोगों के बीच गए, खासकर उस चीज़ को प्रमोट करने वाले, उसमें लगे हुए लोगों को, उनको सुधार कर, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाकर फिर इस काम में भी उनको लगाया। कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब हमको बचा हुआ अपना लाइफ जो है उस जगह लगाना है जिसको हमने ख़राब किया है, चाहे अपने आइडियोलॉजी से की हो, चाहे कभी गन उठाने से किए हों। तो ये एक तो फ़र्क है। और दूसरी बात कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ही पीस की बात की जा सकती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरे युद्ध के बीच भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पीस के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में उनको बताया। तो ये पहली औपचारिक तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना है जो हिंसा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर को अपने पार्टी का मुख्य मकसद मानता है। आज से पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हिंसा की भी एक अर्थव्यवस्था डेवलप हो गई थी। आपने महाभारत का जिक्र किया और आपने जिक्र किया कि हिंसा की भी एक इंडस्ट्री एक तरह से चल रही थी। तो महाभारत में तो धर्म और अधर्म का युद्ध था, तो यहाँ भी धर्म और अधर्म का युद्ध, उसकी परिभाषा अलग है, हम उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। पर जब आपने महाभारत का जिक्र किया तो कृष्ण भी थे उसमें, अर्जुन का भी थे, फिर अगर आप कौरव की तरह भी बड़े बड़े महायोद्धा थे उसमें थे। तो यहाँ तो वैसे योद्धा नहीं है, पर यहाँ पर फिर कृष्ण के अवतार में कौन आके आएगा जिसके प्रति लोगों के ऊपर सारी एक श्रद्धा होगी? क्योंकि आज की पॉलिटिकल जमात में तो कोई भी व्यक्ति किसी को हम कृष्ण की तरह तो नहीं देख सकते ना। देखिए, आपको लिटरल मीनिंग कृष्ण का नहीं लेना है। मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। मैं लिटरल नहीं ले रहा, मैं कृष्ण के कैरेक्टर की एक मेटामॉर्फोसिस उसको ले रहा हूँ, मैं उसको वैसे ले रहा हूँ। अब व्यक्ति के जगह या एक अवतार के जगह आपको एक प्लेटफॉर्म को लेना होगा जी। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं दावा नहीं करता कि हमारा ही प्लेटफॉर्म होगा जी, जी, जी। लेकिन अगर यहाँ की समस्याओं के मूल में पॉलिटिक्स था तो इसके समाधान में भी पॉलिटिक्स ही होगा। एक छोटी लाइन के आगे एक बड़ी लाइन ही खींच के इसका समाधान दिया जा सकता है। मैंने इसी संदर्भ में उस उदाहरण को दिया था। नहीं, आपने ठीक कहा कि मैं भी उसको एज ए मेटामॉर्फोसिस ले रहा था, भगवान कृष्ण को लिटरल सेंस में नहीं ले रहा था। यानी कि एक नया प्लेटफॉर्म जो धर्म के ऊपर आधारित हो। धर्म लिटरल ये नहीं कि हिंदू धर्म, यानी कि जो मोरालिटी, कंपैशन एंड राइटसनेस उसके ऊपर आधारित हो। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लोग विश्वास कर सके। आप ऐसा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं, एम आई राइट? नहीं, आप नहीं, मैं लिटरल तरीके से उस तरह से, क्योंकि इसमें धर्म अधर्म मजहब की मैं बात नहीं लाना चाहता, हमारी पार्टी का कोई पर्पस भी नहीं है। लेकिन एक पर्पस जरूर है कि क्या किसी पर्सन और प्लेटफॉर्म के लोगों में सत्य बोलने की शक्ति है, ताकत है, गलत को गलत और सही को सही बोलने का। यस, यहाँ हिंसा होती है, उससे मुक्त करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हाँ, हमारे बच्चे ड्रग में गए हैं और कल के ड्रग एक बड़ी समस्या बन के आएगी,
जिससे जिससे निपटना मुश्किल होगा, हम उसके खिलाफ बन के आए हैं। करप्शन, इन सब चीज़ों से उपजा हुआ करप्शन जो है घून की तरह पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को खा गया था। क्या उसके बारे में खुलकर बोलना, उन लोगों के बारे में बोलना, उन पार्टियों के बारे में बोलना, उनके नेताओं के बारे में बोलना जो इस करप्शन में शामिल रहे हैं, मुझे लगता है कि सत्य जो है किसी भी मजहब धर्म का बेसिस होता है, आधार होता है, और एक सत्य पे आधारित एक प्लेटफॉर्म, एक पार्टी आई है और अपने सत्य के ऊपर चलते रहेगी और अपने दायित्व का निर्वाह करेगी। संजय जी, हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों पे हैं, तो एक दो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपने सत्य की जो बात की, सत्य में अगर हिंदू धर्म के प्रिज्म से उसको देखें तो सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता कभी भी, क्योंकि हिंदू धर्म जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स एन एक्सप्लोरेशन, ए जर्नी, एक्सप्लोरेटिव जर्नी टुवर्ड्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ जो इल्यूसिव रहता है। पर हिंदुस्तान की जो तहजीब है, इसमें एक और बात है शास्त्रार्थ की, जिसके ऊपर बहुत हमारे शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रार्थ में डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी आज की जो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन जो है, अगर हम सिर्फ उसी पे स्पेसिफिक रखें, तो यहाँ तो डिसेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर शास्त्रार्थ कैसे होगा? अगर शास्त्रार्थ नहीं होगा तो पूर्ण सत्य की पूर्ति कैसे होगी? इसीलिए तो पॉलिटिकल यहाँ पे इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ स्टेटहुड दिया जाए। अलग अलग बैकग्राउंड की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। देखिए, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ये पॉलिटिकल पार्टी जब अपने मैनिफेस्टो के साथ आती हैं, अपनी आइडियोलॉजी के साथ आती हैं, अपने प्रिंसिपल्स के साथ आती हैं, आप उसको उस शास्त्रार्थ का हिस्सा मानिए। और डिसेंट का समाप्ति जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, लोग वोट डालने आएंगे, वोट डाल के जब डालने का जब वो प्रोसेस शुरू होगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप एड्रेस हो जाएगा। इसको अलग से करने की मुझे लग नहीं रही कि कोई आवश्यकता है। यानी कि आपका कहना ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता से आगे चलेगा, नहीं अपनी पार्टीज अपना जो रुख है वो लोगों के सामने रखेंगी, लोग फिर चुन के आएंगे, तो उन जो वोट है वो अपने आप में एक तरह से एक डिसेंट और या एक्सेप्टेंस का वोट होगा। वो अपनी तरह से उसी वैसे होगा, उसको अलग तरह से। पर मैं इसलिए कह रहा था कि इलेक्शन से पहले एक फ़िज़ा बनाने की बड़ी ज़रूरत रहती है, और यहाँ पे वैसी फ़िज़ा कैसे बने? अंत में आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी बात, क्योंकि देखिए मुझे कोई चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, उसको बोलने का मेरा अख्तियार है। आपको 370 अच्छा लगे बुरा लगे, दैट इज़ विद द वे, पर वो अच्छा था बुरा था, वो उसके बारे में कहना मेरा हक है। वो बात है या नहीं है, वो आपका हक है। आपने विद द वे हो गया। राम राज्य में सब कुछ ठीक था, पर उसमें भी तो माँ सीता की परीक्षा ली गई थी। वो सच था, अच्छा था बुरा था, उसके ऊपर नोट रखने का मेरा हक है ना। बिल्कुल बड़ा हक है, बिल्कुल बड़ा हक है। तो मैं वही आपको बात कह रहा था जो आपसे अंत में पूछना चाहता हूँ कि ये फ़िज़ा बनाना ज़रूरी है जमहूरी प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो इस फ़िज़ा में जिसमें लोग अपनी बात खुल के रख सके, उसके लिए आपकी पार्टी क्या प्रयास करेगी? नहीं, प्रयास तो ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रयास यही ना कि लोगों के बीच जाना। फ़िज़ा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग करके नहीं बनाई जा सकती, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाना होगा। देखिए, 1947 के बाद एक पहली पार्टी है जो अपनी पार्टी के मिशन को लेके पदयात्रा की, रैली की और आगे फिर से करने जा रही है अगस्त से। तो ये लोगों के बीच जाके लोगों को अपने साथ जोड़ के, मुझे लगता है कि इससे बेहतर फ़िज़ा बनाने की कोई बात। अन्यथा आप देखिए, पॉलिटिक्स इतना महंगा गेम हो गया है, चुनाव लड़ना इतनी महंगी बात हो गई है। तो हमारे जैसे पार्टी जो छोटी पार्टी है, जिसके पास संसाधन की कमी है और हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है कि हम बाकी जगह तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के बीच जाकर कहीं ना कहीं अपने विचारों को उनके साथ उनके सामने रख के, उनके विचारों को सुन के, हम सब मिल के एक फ़िज़ा बनाने का काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर जम्मू कश्मीर उपलब्ध करा सकते हैं। ये हमारा मकसद है। संजय कुमार जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपने यात्राएं की
और यात्रा निरंतर कर रहे हैं। तो आदमी का जीवन भी एक यात्रा है और यात्रा का संस्कृति भारत में बहुत पुरानी है। यात्रा से ही ना लोग अपने सिर्फ विचार दे सकते हैं बल्कि सीख भी सकते हैं और यात्रा से ही परिवर्तन आता है। क्योंकि अगर आप शंकराचार्य देखें, नानक देखिए, बुद्ध देखिए, उससे पहले बड़ी एक हमारी संस्कृति रही है। तो आप भी उसी संस्कृति का ना सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं बल्कि उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये थे संजय कुमार जी जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाहते कर रहे हैं, ये एक नया प्लेटफॉर्म देने की बात कर रहे हैं, ये वो बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो आज से पहले जम्मू कश्मीर था उसको बदलने की, उसको तोड़ने की और एक नई सोच जम्मू कश्मीर को देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये संजय कुमार जी जैसे पिछले 3 डिकेड से पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ में है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। ये कितना सफल होंगे उनके प्रयास ये आने वाला समय भी बनाएगा। पर इनका ऑब्जेक्टिव जो है इट साउंड सीमिंगली नोबल। अब वो नोबलिटी की एक्सेप्टेंस तो आम लोग ही, आप जो लोग देखने वाले हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस में पता लगेगा। पर फिर भी इनके प्रयास की मुझे लगता है कि कुछ लोगों को सराहना ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि एक नोबेलिटी फैक्टर इसमें ज़रूर है। तो संजय कुमार जी आपने अपना समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा एक स्पेशल एपिसोड। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।